So metallic bonding is, it is the electrostatic force of attraction between positive ion of metal and a C of D localized electron. So there are two things now. One is the positive ion of metal, and the second thing is the C of D localized electron. अच्छा, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो मेटल्स होते हैं उनको आप कई तरह से ना डिफाइन वो कर सकते हो। आपको अक्सर बुक्स में ये अलग तरह से ना वो मिलेंगे डिफाइन हुए हुए ना, ठीक है। तो देखो, वैसे नॉर्मली आप इसको एक आसान समझने के सेंस में इस तरीके से वो बोल सकते हो कि आपकी जो जो मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल्स हमारे पास होते हैं, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे वो सोडियम है ना, अगर मैं बोलूँ कि अच्छा देख, हम यहाँ पर होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये इतना दूर, सॉरी, इसकी जो ग्रिप होती है इलेक्ट्रॉन पे इतनी वीक को पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज ये हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट फ्री जो है ना होने वाला होता है। जैसे फर्स्ट जैसे है ने है, अब इसको कोई हल्की सी भी जो है ना ये हिंट ऑफ एनर्जी को देगा तो ये फौरन जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर वो चले गए, तो जो ये न्यूक्लियस का चार्ज होता है पूरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो मेरे पास मेटल है, ये बन जाता है मेटल पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये बन जाता है मेटल पॉजिटिव आयन, और ये बन जाता है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, जैसे कि वो फर्स्ट करो मेरे पास है नहीं है ना, अब Na में एक डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये मेरे पास है नहीं है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका वो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एनए वो बना दिए। ये एनए इसका न्यूक्लियस है, और ये एनए का डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये एनए का न्यूक्लियस है, और ये इसका डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। से अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे ये इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एनए का, ये अपने नेबरिंग वाले मेटल के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है, और जो ये वाला है ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी अपने नेबरिंग वाले
न्यूक्लियस के साथ, यानी जो इसके नेबरिंग में है, वो मेटल है, उसका जो ये न्यूक्लियस है उसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा। और इसी तरीके से हर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नेबरिंग वाले पॉजिटिव आयन, यानी कि जो मेटल का न्यूक्लियस है उसके साथ अट्रैक्शन वो क्रिएट कर लेगा। इस अट्रैक्शन को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। यही मैंने बात वो करी थी ना, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एंड द सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ऑफ मेटल, और ये सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लिखते हैं किस तरीके, इस डायग्राम में इशू ये होता है कि ये भी एक्सेप्टेबल है, बट ये ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर जैसे कि हैने है तो आप एक ही को बनाओगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन आपको बनाने होंगे। एल्यूमिनियम आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ थ्री डायग्राम्स ना, क्योंकि तीन लूज करता है, उसके वैलेंस शेल में तीन होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, आप ये हम ये वाली वो डायग्राम जो है ना वो बनाते हैं। इस डायग्राम में एक वो गलती है। ये अच्छा, ये हम पहले वो बनाते कैसे, फिर उसके वो बाद इसकी ये गलती क्या होगा तरफ। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव आयन हम बनाते हैं मेटल के ना, और साथ साथ उसमें डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी वो बना देते हैं, ठीक है। इस वो तरीके से हम डायग्राम को बना देंगे। तो ये एक माह के, अब दो माह की हमारे पास डायग्राम जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वो गलती क्या है, इसमें मैंने ना बहुत गैप दे दिया। इसमें गैप ये होगा नहीं, मैंने गैप बहुत ज्यादा दे दिया, आपने गैप को देना नहीं है ना। मैंने एक्सिस गैप को दे दिया है, ये मुझसे यहाँ पे गलती हुई है इसमें, ठीक है। तो आपने एक्सिस गैप नहीं को देना। तो इसमें ये जो है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो पॉजिटिव वो चार्ज है ये आपके पास मेटल के है, वो हाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो होता क्या है, मेटल्स की ना दो वो टाइप्स होती हैं। इसी तरीके से इनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है वो भी इन्हीं टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। मेटल्स की दो टाइप हमारे को पास होती हैं, एक होते हैं ग्रुप वन टू वो थ्री ये वाले, और एक होता है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये मेरे पास जो है ना वो पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री वाले। एक ये हमारे पास होते हैं, एक ये वाली वो टाइप होती है वो मेटल्स की, और एक होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन वो मेटल्स क्या होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ये वेरिएबल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल का वो मतलब क्या है कि वो एक से ज्यादा आयनिक कंडीशन वो बना सकते हैं। वो एक से ज्यादा आयनिक फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, वही जो है दो भी लूज कर सकता है, वही ये तीन भी लूज वो कर सकता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो होता क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल हमारे वो पास होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जैसे फर्ज करो मेरे पास आयरन है, जैसे फर्ज करो मेरे पास आयरन है। आयरन टू प्लस भी वो बना सकता है, आयरन थ्री प्लस भी जो है ना वो बना सकता है। तो ये ट्रांजिशन वो मेटल्स है। इसी तरीके से जो ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री ये वाले होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री ही वो बनाएगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे प्लस थ्री ही वो बनाएगा, एल्यूमिनियम प्लस वन या प्लस टू नहीं वो बना सकता, ठीक है। इसके पीछे साइंस क्या है, क्यों होता है, ये हमें नहीं वो पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, दो टाइप्स होती हैं उनकी। एक होगा ग्रुप वन टू थ्री वाले, और एक होता है ट्रांजिशन फॉर मेटल्स। अब इनमें सिमिलरिटीज क्या है भाई, सिमिलरिटीज तो हम सबको देखो वो क्या होता है। एक तो ये कि सिमिलरिटीज तो ये होती है कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना। चाहे कोई भी मेटल हो, चाहे ग्रुप वन टू, अच्छा ग्रुप वन टू थ्री में यहाँ पर आप एन ग्रुप वन का एन, ग्रुप टू का एम जी, और ग्रुप थ्री का एल्यूमिनियम, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल बहुत सारे आपको लिख सकते हो, हैफी हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है क्या है कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है कि एक तो इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्शन होती है, दोनों में अच्छी होती है, ठीक है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना कि ये ग्रुप वो ये वन टू थ्री यहाँ पे ट्रांजिशन वो मैटर है। दूसरा है कि दोनों टक्टाइल होते हैं, दोनों मेलेबल होते हैं, ठीक है। ये इनमें सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो शाइनी होते हैं। ये चार इनमें सिमिलरिटीज हैं। अब इनमें दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस ये इनमें होता है कि एक तो ग्रुप वन टू थ्री वाले सॉफ्टवेयर होते हैं एज कंपेयर टू ट्रांजिशन टू मेटल। वैसे कोई भी मेटल इतना सॉफ्ट वो नहीं होता एज कंपेयर टू नॉन वो मेटल, इस बात का ध्यान रखना है। मेटल कभी भी सॉफ्ट जो है वो नहीं होता, ग्रुप वन टू थ्री वाले सॉफ्टर होते हैं
यहाँ पे सॉफ्ट नहीं लिखा, सॉफ्टर लिखा है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल। वो एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल वो सॉफ्टर होता है, यानी कि जो ट्रांजिशन वो मेटल है वो ज्यादा हार्डर होते हैं, और जो ग्रुप 1 to 3 वाले हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, वो सॉफ्टर होते हैं। ग्रुप 1 to 3 ये वाले ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रुप 1 to 3 ये वाले होते हैं उनकी लो ये डेंसिटी होती है, ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी हाई होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू डिफरेंसेस, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, और 1 to 3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। मैं ये किसी सूरत भी नहीं वो बोला कि ग्रुप 1 to 3 का लो होता है। देखो इसको इस तरीके से वो समझो, जैसे किसी के पास जो है ना 10 करोड़ जो है ना 10 CR है, और एक के पास 1000 CR है, तो भाई जिसके पास 10 CR है ना वो भी अमीर है, और जिसके पास 1000 CR है वो भी ये अमीर है। लेकिन जो 10 CR वाला है वो 1000 के वो सामने क्या होगा, ये गरीब है। ठीक है, इस तरीके से वो समझो, यहाँ पे हम ये कंपेयर वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप 1 to 3 का वो भी हाई होता है, बट एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल जो है वो लो होता है। ठीक है, और इनका जो होता है वो तो हाई होता ही है। ठीक है, उसके ये अलावा इनकी फिक्स जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो अभी मैंने ऊपर बताया, है नहीं वो एक ही लूज करेगा, ये एल्यूमिनियम जो है वो 3 लूज करेगा, और मैग्नीशियम 2 ही लूज को करेगा, चेंज नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती है। आयरन 2 भी लूज करेगा, 3 भी लूज करेगा। जो कॉपर है वो भी 2 भी लूज कर सकता है, और 3 भी, तो 3 भी लूज वो कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीजें इनकी जो है ना ये डिफरेंट होती हैं। एक तो ये कि ये कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जब भी ट्रांजिशन वो मेटल जो है वो ये बॉन्डिंग करके कोई कंपाउंड वो बनाएगा, तो वो कलर कंपाउंड बनाता है। इसी तरीके से ये वो कैटलिस्ट होता है, ये एज ए वो कैटलिस्ट की तरह जो है वो यूज होता है। उसका रीजन ये होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये वेरिएबल होती है। अच्छा देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो डिपेंड करती है वो चार्ज पे और साइज पे। यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज ना, ठीक है, वैसे यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो डिपेंड करती है चार्ज पे। जिसका चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा, हायर होगा, उतना ज्यादा उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, और सोडियम है। एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे ये ग्रेटर है, क्योंकि ये इसके ये वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये करता है लूज। तो इसका चार्ज सबसे वो ग्रेटर है, तो इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ये हायर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मेटेलिक वो बॉन्डिंग वो एल्यूमिनियम की होगी, देन मैग्नीशियम की होगी, देन वो सोडियम की होगी, ऑल ड्यू टू चार्ज। ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा अब जो जिस मेन चीज की तरफ मैं आपको ये लेके आ रहा हूँ, इससे बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व होनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है ना आपके यहाँ पे वो सॉल्व होनी है, वो है इनकी प्रॉपर्टीज का वो टेबल। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी इससे वो सॉल्व होनी है, अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशंस और जो डायग्राम्स आती हैं, बस बाकी सब चीजें ये इसी से होनी है। एक तो सबसे वो पहले इनकी अट्रैक्टिव वो फोर्सेस की वो तरफ आ जाओ, इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की जब वो तरफ आ जाओ। ठीक है, अब देखो इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, अगर मैं उनकी वो तरफ आऊं, तो देखो अभी मैंने मेटल के लिए तो मैंने अभी डिफाइन वो किया है ना। मेटल में अट्रैक्टिव वो फोर्सेस क्या होती है, मेटेलिक वो बॉन्डिंग होती है ना, एक मेटल की दूसरे वो मेटल से, जैसे यहाँ पे मैंने वो बनाया हुआ है ना, एक मेटल से दूसरे मेटल की जो वो फोर्स है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है वही मेटेलिक वो बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये इनकी क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग भी होती है इनकी, सही। अब देखो, ये इनके लिए तो मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई इनकी जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, इनकी जो मेटेलिक वो बॉन्डिंग है वो वैसे ही एज ए नेचुरली ये स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो मेटल्स का मेल्टिंग एंड वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट इसमें वही ये वेरिएशन होती है कि जो ट्रांजिशन वो मेटल होंगे उनका ज्यादा हाई होगा, जो ट्रांजिशन वो मेटल्स होंगे उनका ज्यादा हाई होगा, और जो ग्रुप 1 to 3 के वाले होंगे उनका थोड़ा सा जो है वो लो होगा। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हमारे पास होता है। सेकेंडली ये हो गया। फिर उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास आती हैं तीन की। अब इस चीज को जो है ना को समझना अच्छे तरीके से। देखो, अट्रैक्टिव वो फोर्सेस हमारे पास एक होती है आयनिक बॉन्डिंग की, एक होती है मैक्रो, और फिर उसके बाद होती है ये कोवेलेंट की। देखो, कोवेलेंट की दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। कोवेलेंट की दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। एक होता है मैक्रो ये मॉलिक्यूल, और वो दूसरा होता है सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एक होता है मैक्रो ये मॉलिक्यूल, और एक होता है सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है। अब होता है क्या है, जो ये जो अट्रैक्टिव वो फोर्सेज होती है ना, यही आपका वो मेल्टिंग एंड वो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करती हैं। जो आपकी ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, यही आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड वो करती है कि किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होगा और कहाँ होगा। यानी कि ये अगर कम है तो क्यों कम है, और ये ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज ही डिफाइन वो करती हैं क्यों। अच्छा, इसके लिए जरा ऊपर आना पड़ेगा हमें। देखो अब यहाँ पे ना देखो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि फर्स्ट करो मेरे पास ना आ, ये NaCl या फिर HCl है, आप कोई भी जो है ना वो ले सकते हो। जैसे वलेट से मेरे पास HCl है। अब ये मेरे पास जो है ना बहुत सारे HCl हैं। ठीक है, ये आपस में ये मैंने बहुत सारे HCl बना दिए, और ये HCl आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये HCl एक वो दूसरे से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये HCl आपस में क्या है, ये HCl आपस में कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि ये जो ये जो अट्रैक्टिव वो फोर्सेस है ना, ये जितना वीक होंगी ना, यही स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पोलैट से ये मेरे पास अभी फिलहाल सॉलिड फॉर्म में, ये अभी यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में ना, कोई भी वो कंपाउंड है XYZ, ये अभी वो सॉलिड फॉर्म में है। तो क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं वो देखूं तो अट्रैक्टिव वो फोर्सेस क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने वो पार्टिकल्स को बिल्कुल आपस में, जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, बिल्कुल पकड़ के वो रखा हुआ है, आपस में पैक करके वो रखा हुआ है। तो जो इनकी वो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो इनकी फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उन्होंने क्या वो किया हुआ है, पार्टिकल्स को आपस में बिल्कुल पकड़ के वो रखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, ये फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, उतना ही ये जो है क्या होगा, उसकी स्टेट जो है वो सॉलिड की तरफ हो जाएगी। अब मैं इसको हीट करना, अगर मैं स्टार्ट करूं, अब मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ हीट। अब मैं यहाँ पर इनको हीट कर रहा हूँ। जब मैं इनको हीट करूंगा ना, मैं इनको भी हीट कर रहा हूँ, जब मैं हीट को करूंगा तो ये हीट सीधा वर्क करेगी अट्रैक्टिव वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर, और ये इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक वो करेगी। ये जो हीट है ये सीधा ये वर्क करेगी अट्रैक्टिव फोर्सेस और उसको वीक करेगी। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो अट्रैक्टिव वो फोर्सेस थी, इसने क्या किया, इसको वीक वो कर दिया। और वीक किया तो क्या हुआ, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी ये वीक हुई, तो जो वो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा वो दूर दूर को चले गए। तो ये अट्रैक्टिव वो फोर्सेस क्या हो गई, वीक हो गई। तो ये बन गया लिक्विड। ये जो है अब किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। अगर मैं इसको दोबारा हीट को करता हूँ ना, अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा हीट कर रहा हूँ, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज्यादा ये वीक होंगी, और ये लिक्विड से गैस में वो चला जाएगा। अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज्यादा क्या हो गई, ये वीक हो गई, अब ये गैस फेज में आ गया। अब ये जो कन्वर्जन हमारे पास है ना, जैसे अभी ये लिक्विड से जो ये गैस फेज में आया ना, ये जो लिक्विड से ये गैस फेज में आया है, अब इसमें जो कन्वर्जन हमारे पास हुई है, ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर जो मैंने लिक्विड को हीट दी है ना, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ना, उतनी ज्यादा मुझे हीट देनी वो पड़ेगी। जितनी ज्यादा ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ना, उतनी ज्यादा मुझे हीट जो है ना यहाँ पे वो देनी पड़ेगी। जैसे कि अब ये जितनी ज्यादा फोर्सेस वीक होंगी, उतनी वो कम मुझे हीट देनी वो पड़ेगी। जितनी ज्यादा फोर्सेस वीक होंगी, उतनी ही वो कम मुझे हीट को देनी वो पड़ेगी। जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा मुझे हीट देनी वो पड़ेगी। ये एक ओवरऑल व्यू आपको वो बता रहा हूँ। अभी मैंने कोई ये हाइनेक ये मैक्रो और सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं वो पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं किससे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी,
उतना ज्यादा मुझे हीट को देनी पड़ेगी उसको मेल्ट और बॉईल को करने के लिए। सही है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास हमको यहाँ पे, अब जैसे कि वो फर्ज करो यहाँ पर मैं आ गया हूँ उसकी तरफ ना, ये वही सी, अब यहाँ पर वही अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, greater the attractive forces, greater the temperature needed for the melting and बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है वो कंपाउंड। वो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जाहिर सी बात है उनके वो तो टोटली चार्जेस के बीच में होता है। जो आयनिक कंपाउंड है वो तो टोटली चार्जेस के बीच में होता है। तो जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा और वो उतना जाइंट स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर उतना बड़ा होता हो जाएगा। जिसकी फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी ना, उसका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा जाइंट होता हो जाएगा। इसके पीछे की साइंस जो है ना वो सुन लो। देखो जैसे यहाँ पे तो मेरे पास है ना, देखो जैसे फर्ज करो मैंने एक ना मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरे पास है। अब हुआ क्या कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड यहाँ पे हो गए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल था, उससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हो गए, और ये मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, यानी कि वही अट्रैक्टिव फोर्सेज है। अब अगर ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इतनी आसानी से टूटेंगी नहीं, तो होगा क्या कि और मॉलिक्यूल जो है ना इनके साथ ऐड होते वो रहेंगे, और स्ट्रक्चर को वो जाइंट ये बनाते वो रहेंगे, स्ट्रक्चर को वो जाइंट बनाते वो रहेंगे। ठीक है। अगर जो सबसे पहले फोर्सेस वो बनी है, अगर जो सबसे पहले फोर्सेस वो बनी है ना, अगर वो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, क्या हो गया, अगर जो सबसे पहले फोर्सेस, अगर वो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, अगर वो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, तो होगा कि वो बनी थी, ये क्योंकि स्ट्रांग थी तो ये टूटी नहीं, तो और जो नए मॉलिक्यूल आए वो भी क्या हो गए, हेड हो गए, तो एक जाइंट स्ट्रक्चर जो है ना बनता चला जाएगा। ठीक है, एक जाइंट स्ट्रक्चर बनता वो चला जाएगा। तो फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग ये होती जाएंगी ना, उतना स्ट्रक्चर जाइंट होता हो जाएगा। फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होती हो जाएंगी, उतना स्ट्रक्चर जाइंट होता हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर फोर्सेस वीक होंगी, तो स्ट्रक्चर भी वीक होता जाएगा, सिंपल होता हो जाएगा, जाइंट नहीं होगा। जैसे जैसे फर्ज करो, जो वो पहले फोर्सेस बनी थी, अगर वो फोर्सेस मतलब वो ब्रेक होने, जैसे ये फोर्सेस थी जो पहले फोर्सेस बनी थी वो ब्रेक हो गई, जो पहले फोर्सेस बनी थी वो क्या हो गई, वो ब्रेक हो गई। तो अब तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर वो छोटा हो गया ना, अब तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, तो स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, वो छोटा हो गया। तो स्ट्रक्चर जितना जाइंट होता हो जाएगा, जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होती मतलब ये हो जाएंगी, उतना स्ट्रक्चर भी जो है ना जाइंट होता हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है फोर्सेस के ऊपर, फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, वो हमारे पास आयनिक वो कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो जाइंट होता है। ठीक है, जाइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये होता क्या है, जैसे फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना दिए, सारे NaCl वो बना दिए। अब देखो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि ये आयनिक वो कंपाउंड है, तो हर ये Na के ऊपर वो पॉजिटिव होगा चार्ज, और हर जो Cl के ऊपर वो नेगेटिव होगा चार्ज। हर Na पे कौन सा चार्ज है, वो पॉजिटिव, और हर Cl पे कौन सा चार्ज है, वो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब होता क्या है, जो NaCl1 का वो नेगेटिव चार्ज है, वो NaCl2 के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल का हल नेगेटिव चार्ज दूसरे वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि एक एक कंपाउंड के, एक कंपाउंड का वो नेगेटिव चार्ज दूसरे वो कंपाउंड के ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। एक वो कंपाउंड का नेगेटिव चार्ज दूसरे वो कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये को देख लो, जो NaCl2 का वो नेगेटिव चार्ज है, वो NaCl3 के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, और ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट attractive force as it is the electrostatic force of attraction.
सो दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम। जब भी ये एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आपने को लिखना होता है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है इतना। तो वो पूछता है कि भाई इसका वो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई इस वजह से है, इसका वो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई इस वजह से है क्योंकि ये अच्छा, आप उसको पूरा ना एक स्ट्रक्चर वो बना के देते हो आंसर का। आप इसमें वो लिखोगे क्या, इट हैज जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर, या आयनिक लैटिस भी हम लिखते हैं ना, ठीक है, या स्ट्रक्चर आपको बोल दो, ठीक है। इट है लैटिस, इट हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, एज एज इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम इट, ठीक है। अब देखो ये बात तो हमने पढ़ ली कि हाँ भाई जो आयनिक वो कंपाउंड है उसकी जो वो फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। बट अगर दो आयनिक वो कंपाउंड आपस में ये कंपैरिजन में वो आ जाए तो हम क्या वो करेंगे। अगर दो आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ वो कंपैरिजन में आ जाए फिर हम क्या वो करेंगे, तो हम ये डिसीजन लेंगे चार्ज के ऊपर। जिसका चार्ज ज्यादा वो बड़ा होगा उसकी जो है ना वो मेल्टिंग एंड वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास है, अब वो पूछ रहे कि भाई बताओ NaCl और MgCl2 इनमें से किसका वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करेगा चार्ज पे, NaCl का कब ज्यादा है या फिर MgCl2 का वो क्या वो ज्यादा है, ठीक है। तो अब वो देखो Cl का तो Cl तो ये वो दोनों, तो Cl का जो चार्ज वो दोनों में सेम होगा, बट यहाँ पे Mg और ये हैने का चार्ज जो है वो डिफरेंशिएट वो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हैने का चार्ज है वो है ये +1, जो Mg का चार्ज है वो है +2। अब क्योंकि Mg का चार्ज ग्रेटर है तो MgCl2 की फोर्सेज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू NaCl, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो एक दफा वो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आयनिक वो कंपाउंड है उसकी फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जॉइंट होता है। तो अगर आपने इस इन फोर्सेस को ओवरकम करना है, इसकी स्टेट चेंज करनी है, सॉलिड से लिक्विड जाना है या लिक्विड से गैस को जाना है, तो आपने बहुत ज्यादा हीट जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देन उसके को बाद आता है जाइंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम जो है ट्यूसडे के दिन भी हमने को बात करी थी। ये कोवेलेंट की वो टाइप होती है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर सबसे पहले आपने को लिखना होता है, ठीक है। जाइंट, इसको बोलते हैं जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ये होता है जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये जाइंट क्यों है ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है 2 मिनट पहले, कि क्योंकि इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इस वजह से जो है ये जाइंट स्ट्रक्चर वो बन जाता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट वो फोर्सेस होती हैं, ठीक है। ट्यूसडे के दिन का अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको ये बात वो बताई थी कि भाई कोवलेंट की दो जो है हमारे पास जो वो टाइप्स होती हैं। एक होता है जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। दूसरा होता है सिंपल कोवेलेंट पर मॉलिक्यूल। दूसरा कौन सा होता है, सिंपल कोवेलेंट पर मॉलिक्यूल होता है। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर में हमारे पास सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ये बोरॉन होता है। बट हमारे जो कोर्स में ये चार है, ये आपने ये याद करने के जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से जो सिंपल कोवेलेंट है, जाइंट बहुत ही जो है ना वो थोड़े से हैं, बाकी वो सारे के सारे क्या हैं, सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, सही। अच्छा फिर देन उसकी वो बात, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है कि भाई दोनों की बॉन्डिंग सेम है। जाहिर सी बात है तभी तो ये दोनों कोवेलेंट के अंदर अंडर बुलाए वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी अट्रैक्टिव वो फोर्सेस होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जाइंट की जो अट्रैक्टिव वो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग कोवेलेंट वो फोर्सेस होती हैं। और जो सिंपल कोवेलेंट की होती हैं वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्सेस होती हैं और वीक वो फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखो जाहिर सी वो बात है कि अगर जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की जो फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट है, जो इसका मेल्टिंग एंड वो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ज्यादातर जो सेरेमिक मटेरियल होते हैं ना वो इसी के वो बनते हैं क्योंकि इसकी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, सेरेमिक जो मटेरियल होते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टर ऑफ ये पेरिस हो गया, वो भी इसी का ये वो बनता है जाइंट स्ट्रक्चर का, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर का। अब क्योंकि सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ये वीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वीक होगा, सही। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सिंपल कोवेलेंट है और ये जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस वो तरीके से इनके ये स्ट्रक्चर और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं, सही है। तो ये
आपके पास एक था, ठीक है। अब ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं टेबल पे, ठीक है। अच्छा, फिर देन इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। देखो इनकी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपने यहाँ पे हमें वो देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो डिपेंड करती है आयंस के ऊपर। उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। जो आयनिक वो कंपाउंड है उसमें आयंस वो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है ना, वो आयंस मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करते हैं। और जो मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। देखो जो आयनिक, अच्छा सिर्फ दो ही जो है ना मेजरली इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड, दूसरे वो मेटल्स ना, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इन दोनों में सिर्फ इलेक्ट्रिकल को कंडक्टिविटी होती है, एक आयनिक कंपाउंड में और एक मेटल्स में। मैक्रोमोलिक्यूल में एक्सेप्शनल केस होता है ग्रेफाइट का, उसको भी हम अभी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब ये होता क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है ना, अब अगर मैं ये NaCl को देखूं तो भाई NaCl जो है वो Na+ और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। जो NaCl है वो Na+ और Cl वो माइनस में डिसोसिएट जो है ना वो हो जाता है, ठीक है। जो जो NaCl है वो Na+ और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये इसी तरीके से यहाँ पे ये आइंस है, ये जो मेरे पास है ना ये Na+ इस तरीके से आइंस है, Na+Cl-, 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 इस तरीके से इनके आइंस आपस में अटैच्ड हैं। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी उसी वक्त जो है ना वो कंडक्ट होगी जब यहाँ पर जो है ना आइंस मूव जो है ना वो करेंगे। सॉलिड में मूव करने की जगह ही नहीं होती, तो आइंस जब मूव ही नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी वो नहीं होती। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आयनिक कंपाउंड में वो नहीं होती, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो आपस में बिल्कुल वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उनके मूव करने की जगह जो वो नहीं होती, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वो कंडक्शन भी नहीं, ये मतलब ये कर पाते, ठीक है। क्योंकि जब ये मूव करेंगे तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कैन नॉट मूव। अभी हम क्योंकि मूव नहीं वो कर सकते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं वो कर पाते, ठीक है। तो आयनिक वो कंपाउंड में एक्वस और लिक्विड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है, क्योंकि जब ये लिक्विड फॉर्म में आएंगे तो ये आयंस के बीच में थोड़ा गैप जो है वो बन जाएगा, तो उनको फ्लो करने में आसानी होगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वहां पे इजी हो जाएगी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और इन अ लिक्विड फॉर्म, वो एक्वस या लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करते हैं। फिर इसी को तरीके से हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का तो कुछ कुछ ये चक्कर ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो भाई हर स्टेट में होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस हर स्टेट में होंगे, तो मेटल्स हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट को करते हैं। Metals conduct electricity in all state as they conduct electricity by moving electrons। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर स्टेट में वो मूव करेंगे ना, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या वो गैस हो। अच्छा, कोवेलेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है। देखो अब कोवेलेंट में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती ही वो नहीं है, क्योंकि न ही इनके पास जो है वो आयंस होते हैं, ठीक है, और ना ही इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सही है। कोवेलेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जीरो होती है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। को इलेक्ट्रिकल की कंडक्शन के लिए चार्जेस को चाहिए, दो वो तरीके हमारे पास हैं, एक बाय मूविंग आयंस और दूसरा है बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों चीजें जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड के पास, यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के पास वो नहीं होती एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब देखो जैसे मेरे पास डायमंड और ये ग्रेफाइट है, ये दोनों जो है वो कार्बन की ये हेलोट्रॉप्स होते हैं, दोनों वो कार्बन की वो टाइप्स हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे वो डायमंड है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन है, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक वो कार्बन चार वो कार्बन से कनेक्टेड होता है, एक वो कार्बन चार कार्बन से वो कनेक्टेड होता है। तो कोई भी उसके पास जो है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता ही तो नहीं है। तो डायमंड में इसी वजह से इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी जीरो होती है। वेयर एज ग्रेफाइट, एक वो कार्बन एक कार्बन मैक्सिमम तीन कार्बन से ना वो कनेक्टेड होता है। एक कार्बन मैक्सिमम तीन कार्बन से ना कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक वो कार्बन मैक्सिमम तीन कार्बन से कनेक्टेड होता है। अब जो वो कार्बन है उसकी तो वैलेंसी क्या है, वो फोर है। तो चार इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, अब तीन इलेक्ट्रॉन उसने वो कर लिए यूज। एक इलेक्ट्रॉन इसका वो बच गया, ये जो वीकेंड इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करता है, ठीक है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के पास, ठीक है। नॉर्मली कोवलेंट कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में यूज, वो सॉरी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग वो कर लेते हैं जो भी अनपेयर्ड होते हैं। लेकिन वो कार्बन में क्या ये ग्रेफाइट में क्या होता है, सिर्फ तीन ही वो कार्बन जो तीन ही जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बॉन्डिंग को करते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेकेंट को रह जाता है। तो ये वेकेंट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वो करता है, सही है। इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हमारे पास जो है वो करता है, ठीक है से। अच्छा, फिर देन उसके बाद अब इनका स्ट्रक्चर आता है, ग्रेफाइट वगैरह का स्ट्रक्चर आता है। तो जरा उस तरफ आ जाते हैं, इनको बस थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये मेरे पास जो है ना, ये डायमंड और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। डायमंड जो होता है आपस में बिल्कुल ही वो टाइप होता है, लेकिन एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड का ना। देखो डायमंड का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपके सामने जो है ना यहाँ पे बना हुआ होगा। डायमंड का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने वो बना हुआ है, ठीक है। हर वो कार्बन जो है वो चार कार्बन से कनेक्टेड है, हर कार्बन चार कार्बन से वो कनेक्टेड है यहाँ पर, अगर आप देखो, ठीक है। ये थ्री डी स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में क्या है, हर कार्बन ना मैक्सिमम तीन कार्बन से कनेक्टेड है, तीन से ज्यादा से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देख लो, हर कार्बन सिर्फ तीन के साथ वो कनेक्टेड है, कोई भी कार्बन तीन से वो ज्यादा से कनेक्टेड वो नहीं है। और होता क्या है ये, अच्छा, कार्बन में होती है वो लेयर्स, कार्बन में क्या होती है, लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स आपस में वो कनेक्टेड होती हैं। ये वो लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स। ये वो फोर्स सॉरी, कोवेलेंट नहीं होती है, नॉर्मल फोर्स से। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से लेयर्स की फॉर्म में ये कनेक्टेड होते हैं। अब क्योंकि देखो एक जो कार्बन है ये क्लेरिफाइड में, वो तीन कार्बन से वो कनेक्टेड है। एक इलेक्ट्रॉन के वीकेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करता है अराउंड द ये स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो जनरेट वो करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये ग्रेफाइट और डायमंड का। अच्छा, फिर इसी वो तरीके से ना हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है उनका भी स्ट्रक्चर होता है। देखो हम यहाँ पर, मेरे पास ये कोवेलेंट सॉरी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो बोराइड से है वो हेनेबिलस है, जो सीएल से है वो सीएल ओ माइनस है। अब वो अक्सर यहाँ पे जो है ना इस वो तरीके की फिगर आपको ये वो देगा, या तो वो बनाने के लिए वो दे देगा, या फिर वो आपसे जो है ना यहाँ पे चीजें वो पूछ लेगा। अब देखो यहाँ पर आप देखो, ये जो मेरे पास है जो एन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो एन है, सॉरी जो रेड से। और जो ग्रीन से है वो, सॉरी जो रेड से वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो ग्रीन से वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर आप को देखो तो इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव ना। इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव जो है ना वो चार्ज, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे नेगेटिव होंगे, जितने भी ग्रीन वाले हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जितने भी ग्रीन वाले हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे एक बात को देखो, कोई भी ग्रीन वाला जो है ना वो, कोई भी नेगेटिव चार्ज दूसरे वो नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड वो नहीं होगा। किसी में भी आप यहाँ पे वो देख लो, कोई भी नेगेटिव चार्ज दूसरे दूसरे नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव वो चार्ज है, तो यहाँ पर ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। ये किससे पॉजिटिव, ये किससे पॉजिटिव, ये किससे पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है कि एक जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस से वो कनेक्टेड होता है, और ये सब ये आपस में को मिलके एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है वो क्रिएट करते हैं।
अब यहाँ पे देखो बहुत सारे वो चार्जेस एक साथ जो है वो कनेक्टेड है, जो कि इस स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे फिर से ये बात को समझा रहा हूँ, अक्सर वो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको वो दे देगा, उसके ऊपर आपने जो है ना जस्ट वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव जो है ना वो लिखना होगा। तो इस बात का ख्याल आपने को रखना है, अगर एक जगह आपने, जैसे फर्ज करो यहाँ पर आपने लिख दिया पॉजिटिव, तो उसके वो साथ वाले सारे के सारे आपके वो बनाओगे वो नेगेटिव, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया ये पॉजिटिव, तो साथ वाले सारे के सारे क्या बनाओगे, वो नेगेटिव जो है ना वो बनाओगे। और अगर आपने यहाँ पे यूं करके ये पॉजिटिव ये लिख दिया, तो इसके साथ जितने भी वो कनेक्टेड है वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस बात का ख्याल जो है ना आपने यहाँ पे वो रखना है इसके स्ट्रक्चर से। अच्छा, फिर देन इसकी जो है ना वो सॉलिबिलिटी होती है। देखो जो इनकी वो सॉलिबिलिटी है ना यहाँ पे, वो डिपेंड करती है वो चार्जेस के ऊपर। यहाँ पे जो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्स में है, जितनी वो नॉलेज अभी है ये हमारे पास है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही जो है ना वो सॉलिबिलिटी के ऊपर वो चलता है, वो फैक्टर वो चलता है वो चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा वो चार्ज होगा उतनी ज्यादा वो सॉलिबिलिटी होगी, जितना स्ट्रॉन्गर जो है ना वो चार्ज होगा उतनी ही वो ज्यादा जो है ना वो सॉलिबिलिटी होगी इससे। अब यहाँ पे देखो सबसे स्ट्रॉन्गर चार्ज वो किसके ऊपर होता है, आयनिक वो कंपाउंड के ऊपर होता है। तो आयनिक वो कंपाउंड जो है वो वाटर में वो सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी का तो मतलब है सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होना। सॉल्युबिलिटी का अगर ये किसी को मतलब नहीं वो पता है कि, तो सॉल्युबिलिटी का वो मतलब है टू डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होना। सी सॉल्युबिलिटी का वो मतलब क्या, वाटर में डिसॉल्व होना से। तो होता क्या है कि जो आयनिक वो कंपाउंड होते हैं, यस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल वो नहीं होते, सिंपल कोवलेंट थोड़ी वो बहुत होते हैं। और जो वो मेटल्स होते हैं वो डिपेंड वो करता है, ठीक है। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत ज्यादा वेरी वो करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि क्योंकि वो सॉलिबिलिटी जो है वो सोली यहाँ पर हमारे पास फिलहाल डिपेंड करती है वो चार्जेस पे। पैसे तो ये हाइड्रोजन पर बॉन्डिंग वगैरह पे भी करती है पर डिपेंड, लेकिन वो आप सब चीजें जाके हे लेवल से पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है उसके ये अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है वो चार्जेस के ऊपर। ग्रेटर द जितने स्ट्रॉन्गर वो चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा वो सॉलिबिलिटी होगी, ठीक है। तो आयनिक वो कंपाउंड जब वो सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें स्ट्रॉन्ग वो चार्जेस होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल में किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल में कोई भी वो चार्ज नहीं होता, तो ये टोटली ये इनसॉल्युबल होते हैं। सिंपल कोवेलेंट जो है उनमें एक चीज होती है कि वो कुछ में आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, यानी जो कुछ में जो है वो आयनिक सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड के वो साथ साथ उनमें आयनिक कैरेक्टर भी, ये आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है कोवेलेंट में। तो उनमें थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी हो जाती है, ठीक है। जैसे HCl हो गया, HCl जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ये ये हाई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ जाती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो मेटल्स हैं उनकी तो इलेक्ट्रिसिटी जो सॉरी सॉल्युबिलिटी वेरी वो करती है, कुछ जो वो सॉल्युबल होते हैं कुछ सॉल्युबल नहीं होते।